जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसी एक ही टॉपिक से परीक्षाओं में 2 या 3 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, हम उनमें से उन्हीं संविधान संशोधनों के बारे में डिस्कस करेंगे जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि इन बेसिक पॉइंट्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखेंगे, ये जो संशोधन है, संशोधन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अमेंडमेंट कहेंगे। तो ये जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, यानी जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेके जोड़ा गया है। और भारतीय संविधान का आप भाग 20 पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 20 में संशोधन से संबंधित प्राविधान किए गए हैं। और भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। तो 368 ये किस भाग में पड़ता है? भाग 20 में ही पड़ता है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 20 है, ये भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित है। और भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो क्या बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो क्या बताएंगे? संविधान संशोधन से संबंधित है। और भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाएगा। पहला है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से, और तीसरा प्रकार बताया गया है कि विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों की सहमति से। जब साधारण बहुमत से कोई संशोधन भारतीय संविधान में किया जाता है, साधारण बहुमत का मतलब जैसे मेज थपथपा के या हाथ उठा के जनरली ऐसे पूछ लिया जाए, लोग अगर मौखिक तौर पे सहमति दे देते हैं तो भी संशोधन हो जाता है। तो जब इस प्रकार से संशोधन भारतीय संविधान में किया जाता है तो कहा जाता है कि ये साधारण बहुमत से किया जा रहा है, इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं चलाई जा रही है। उस टाइम पे जब साधारण बहुमत से कोई संविधान में संशोधन होगा तो भारतीय संविधान लचीला संविधान कहा जाएगा। और जो दूसरा प्रकार है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत तब कहा जाएगा जब भारतीय संविधान में कोई संशोधन करने के लिए सबसे पहले लोकसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाए, उसके बाद फिर राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाए, और फिर राष्ट्रपति जब अनुमति दे। यानी ये जो 3 चरण में जो प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया के तहत जब संविधान में संशोधन होगा तो उसको हम विशेष बहुमत कहेंगे। और जो तीसरा प्रकार बताया गया है अनुच्छेद 368 के तहत, उसमें बताया गया है कि विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों की सहमति से। तो ये जो विशेष व्यवस्था बताई गई है कि 50% से अधिक राज्यों को, तो इसमें लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत से दोनों में प्रस्ताव पारित करने के बाद 50% से अधिक राज्यों की विधानमंडलों से सहमति ली जाती है। अगर ये भी सहमति दे देते हैं तब तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद संविधान में संशोधन हो जाता है। तो ये जो तीसरी प्रक्रिया है, अगर इस प्रक्रिया से भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान को कठोर संविधान माना जाता है कि भारतीय संविधान कठोर संविधान है। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत होता है। और भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और तीसरा प्रकार कौन सा है? विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों की विधानमंडलों की सहमति चाहे कहें, चाहे 50% से अधिक राज्यों की सहमति कहें, दोनों बातें एक ही हैं। तो 3 प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन होता है, इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। और देखेंगे, भारतीय संविधान 1950 में पूरी तरह से लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जब भारतीय संविधान निर्मित किया जा रहा था, उसी समय भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उनको ये पता था कि समय के साथ, परिस्थिति के साथ भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ेगा
और इसीलिए उन्होंने भारतीय संविधान का भाग 20 बनाया और भाग 20 में अनुच्छेद 368 को शामिल कर दिया गया कि भारतीय संविधान में आवश्यकता के हिसाब से, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से प्रावधानों को जोड़ा जा सके, उसमें से घटाया जा सके, जो परिवर्तन करना हो वो किया जा सके। इसीलिए जो भारतीय संविधान है इसको परिवर्तनशील संविधान भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान को परिवर्तनशील संविधान भी कहा जाता है। परिवर्तनशील या गतिशील भी कहा जाता है। ठीक, भारतीय संविधान को परिवर्तनशील या गतिशील संविधान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है। भारतीय संविधान में समय, परिस्थिति, आवश्यकता के हिसाब से संशोधन किया जा सकता है, इसीलिए इसको, चूंकि परिवर्तन किया जा सकता है, इसीलिए क्या कहेंगे? परिवर्तनशील या गतिशील संविधान भी इसी को कहते हैं। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया, लेकिन उसके एक ही साल बाद देखेंगे पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है। संविधान कब लागू हुआ? पूरी तरह से सारे प्राविधान 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन एक ही साल बाद जब संविधान लागू हुआ 1951 में पहला संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है और इस पहले संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। देखिए, जो भारत का मूल संविधान था उसमें 8 ही अनुसूचियों का प्राविधान किया गया था। 8 ही अनुसूची भारत के मूल संविधान में थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया संविधान संशोधन के माध्यम से। तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वो भारतीय संविधान के पहले संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, जो 1951 में किया गया। 1951 में ये प्रश्न अभी MPPCS में कुछ दिन पहले पूछा था कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, तो क्या बताएंगे? 1951 में किया गया। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि पहला संशोधन कब किया गया या 7वां संशोधन कब किया गया, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया और पहले संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। और 9वीं अनुसूची भी अगर पूछे कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय को रखा गया है जो वाद्य योग्य नहीं है, जो यानी जो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते विषय, उन्हीं को 9वीं अनुसूची में रखा गया है। और इसी में 9वीं अनुसूची जोड़ने के साथ ही साथ भूमि सुधार संबंधी प्राविधान भी किए गए। भूमि सुधार से संबंधित प्राविधान भी पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से ही किया गया। तो ध्यान रखेंगे, पहले संविधान संशोधन अधिनियम में 2 चीज़ें, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से, और भूमि सुधार से संबंधित प्राविधान भी किए गए। और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम देखेंगे 1956 में पारित हुआ। हमने आपको बताया कि हम सारे संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बस उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में पारित हुआ। और इस संविधान संशोधन में भाषाई आधार पे राज्यों के पुनर्गठन का प्राविधान किया गया कि भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके। और साथ ही साथ इसी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। और आप देखेंगे जो मूल संविधान था उसमें 4 प्रकार के राज्यों को बताया गया था, यानी राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो 4 प्रकार के मूल संविधान में वर्ग बनाए गए थे राज्यों के लिए। लेकिन ये जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, इसके माध्यम से वो जो 4 प्रकार के राज्य बनाए गए थे, जो वर्गीकरण राज्यों का किया गया था कि कौन से राज्य किस ग्रुप में जाएंगे, उस वर्गीकरण को ही समाप्त कर दिया गया। तो जो ग्रुप समाप्त किया गया उसके स्थान पे देखेंगे 2 प्रकार के राज्यों का प्राविधान किया गया, एक तो केंद्र शासित राज्य और सामान्य राज्य। तो इसको ध्यान रखेंगे कि अगर परीक्षा में पूछा जाए कि केंद्र शासित राज्यों और सामान्य राज्यों के बारे में प्राविधान भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से किया गया,
तो क्या बताएंगे, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारतीय संविधान में जो राज्यों का वर्गीकरण किया गया था उनको समाप्त करके 2 प्रकार के राज्यों का प्राविधान किया गया कि अब राज्य सिर्फ 2 प्रकार के होंगे, एक तो केंद्र शासित राज्य होंगे और एक सामान्य राज्य होंगे। सामान्य राज्य यानी जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, ये सब सामान्य राज्य हैं। लेकिन केंद्र शासित राज्य उनको कहेंगे जिसमें सीधे केंद्र सरकार सत्ता संभालती है, केंद्र सरकार अपना प्रतिनिधित्व यानी राज्यपाल को नियुक्त कर देती है और केंद्र सरकार उसका सारा कार्यभार देखती है। ठीक, तो ऐसे राज्य को क्या कहेंगे, केंद्र शासित राज्य कहेंगे। और जब ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया उस समय केंद्र शासित राज्य और सामान्य राज्य का प्राविधान किया गया। उस टाइम पे 14 सामान्य राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। ठीक, जब 7वां संविधान संशोधन पारित हुआ था उस टाइम पे। और इसी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये भी प्राविधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकती है। देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, चूंकि आप जो भारत का मूल संविधान पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट का प्राविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में किया गया है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 214 में क्या है, 214 में हाई कोर्ट का प्राविधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। तो देखिए, उस हिसाब से भारत में जितने राज्य हैं सभी राज्यों में एक एक हाई कोर्ट होना चाहिए। तो ऐसा चूंकि संभव नहीं हो पाया, भारत नया नया आज़ाद हुआ था तो हर जगह हाई कोर्ट नहीं उपलब्ध थी। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्राविधान क्या कर दिया गया कि जहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है जिस राज्य में, उस राज्य का कार्यभार, उस राज्य का जो न्यायिक कार्य है वो किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट से संचालित किया जा सकता है। यानी एक ही हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देख सकता है, न्यायिक कार्य देख सकती है। जैसे देखेंगे कि चंडीगढ़ है केंद्र शासित राज्य, वहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखेंगे, वहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, तो अंडमान निकोबार का कार्यभार कौन देखता है, पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट देखता है। इसी प्रकार से लक्षद्वीप देख लेंगे, तो जहाँ जहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है उसका कार्यभार कोई अन्य हाई कोर्ट देखता है। ठीक, और अगला संविधान संशोधन अगर आप देखेंगे 31वां संविधान संशोधन, तो ये 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में पारित किया गया था। इस 1973 में पारित किए गए 31वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये प्राविधान किया गया कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा के 545 कर दी जाए। देखिए, जो भारत का मूल संविधान था उसमें प्राविधान किया गया था कि लोकसभा में 552 सीटें होंगी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो 552 ही हो सकती हैं, चूंकि भारत के मूल संविधान में 552 सीटों का प्राविधान किया गया था। तो भारत के मूल संविधान में क्या प्राविधान किया गया था कि 552 सीटें लोकसभा में होंगी। लेकिन जब भारतीय संविधान लागू किया गया, जो चुनाव हुआ, उस समय पे 525 सीटें ही भर पाई, 525 सीटें ही हुई। लेकिन जो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ये जो 525 सीटें ही लोकसभा में थीं, भले ही प्राविधान 552 का था, इसको बढ़ा के 545 कर दिया गया। और आज भी वर्तमान में भी कितना सीट है लोकसभा में, 545 सीटें। इसमें से वर्तमान समय में 543 सीटें निर्वाचन के माध्यम से लोग निर्वाचित होकर उन सीटों पे आते हैं और 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। और देखेंगे इसी 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के माध्यम से ही ये भी बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटा के 20 कर दिया गया। यानी जो ये लोकसभा में सदस्य चुन के जाते थे, ये जो शुरू में कितने थे, जब संविधान लागू हुआ तो 525 सदस्य हुआ करते थे, 525 सीटें थीं। लेकिन इसी संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से देख रहे हैं 525 से बढ़ा के 545 कर दिया गया। लेकिन जो केंद्र शासित राज्यों की सीटें थीं उनको घटा दिया गया, जो मेन सीटें थीं उनको तो बढ़ाया गया, 25 से 45 कर दिया गया, लेकिन जो केंद्र शासित राज्य थे उनकी सीटें घटा के 25 से 20 कर दी गई। यानी 5 सीटें घटा दी गई कि केंद्र शासित राज्य से अब लोकसभा में
कितने सदस्य चुन के आएंगे, वो सिर्फ 20 सदस्य केंद्र शासित राज्यों से आएंगे, जबकि पहले कितना था प्राविधान, 25 का था। तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे 31वां संविधान संशोधन में कि केंद्र शासित राज्यों के लिए लोकसभा में 5 सीटें घटा दी गई, 25 से 20 कर दी गई, जबकि लोकसभा में 225 से 545 कर दी गई। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान समय में लोकसभा में सीटों का जो प्राविधान है वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्राविधान उसका किया गया था, यानी वर्तमान समय में जो 545 सीटें हैं ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था 545 सीटों का। तो क्या बताएंगे, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के माध्यम से। और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम देखेंगे तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में पारित किया गया था। 1975 में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था और इस 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिया गया था। तो क्या बताएंगे, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम को 22वां राज्य भारत का बनाया गया 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। इसको ध्यान रखेंगे। और अगला संविधान संशोधन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन याद रखेंगे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, पूछा जाता है। तो क्या बताएंगे, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या इसी को लघु संविधान भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। चूंकि ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया था, इसमें बहुत ही ज़्यादा संविधान संशोधन किया गया था, बहुत ही ज़्यादा नए नए प्राविधानों को शामिल किया गया था। तो इसीलिए इसको अभी तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उसमें से देखेंगे 42वां संविधान संशोधन में सबसे अधिक प्राविधानों को शामिल किया गया था। इसीलिए इसको क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। और इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। फिर से ध्यान देंगे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। और ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में कौन सा एक निरर्थक शब्द जोड़ा गया है। याद रखेंगे, निरर्थक शब्द कौन सा जोड़ा गया प्रस्तावना में, तो कौन सा जोड़ा गया। और हमने आपको प्रस्तावना पढ़ाते समय इस चीज़ का डिस्कस किया हुआ था। तो निरर्थक शब्द क्या है, और एक निरर्थक शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक, और ये भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कौन से नए शब्द को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। तो क्या बताएंगे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को। ठीक, और इसी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान का भाग 4A जोड़ा गया। भाग 4A का प्राविधान भारतीय संविधान में नहीं था, भाग 4 था। भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्व का प्राविधान भारतीय संविधान में किया गया था। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया तो इसी संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भाग 4A को, या इसी को भाग 4 का भी कहते हैं, तो भाग 4A या भाग 4 का को जोड़ा गया। और इस भाग 4 का में अनुच्छेद 51A को रखा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य का प्राविधान किस अनुच्छेद में है। तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य का प्राविधान। और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, इसको याद रखेंगे। वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, उस समय 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य ये जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये रूस के संविधान से लिया गया है। इसको याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है कि इसको याद रखेंगे। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप सिचुएशन को समझ लें। अगर ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
पारित किया गया 1976 में। इसका अगर आप सिचुएशन समझ लेंगे तो चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने 1975 में 1975 में अशांति के आधार पे राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया था। नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने 1975 में लागू कर दिया था और ये जो 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया उसी राष्ट्रीय आपात के दौरान ही पारित किया गया था। यानी जब ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था उस समय भारत में क्या लागू था, राष्ट्रीय आपात लागू था। और राष्ट्रीय आपात का प्राविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया। इसको याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का प्राविधान है। ठीक, ये भी पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात उस समय लागू था जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के दौरान उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली भारत के राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद। और ये जो फखरुद्दीन अली अहमद थे ये अब तक के भारत के सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति में आते हैं। याद रखेंगे, भारत के सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति कौन है, फखरुद्दीन अली अहमद थे। और फखरुद्दीन अली अहमद के राष्ट्रपति रहने के दौरान ही 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। और उस दौरान इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और इसी राष्ट्रीय आपात के दौरान ही 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को पारित किया गया। और देखेंगे इसी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में ये प्राविधान किया गया कि लोकसभा व विधानसभाओं में सीटों को इस शताब्दी के अंत तक स्थिर रखा जाएगा। इस शताब्दी का मतलब 100 वर्ष का शताब्दी होता है, तो शताब्दी यानी सन 2000 तक सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी 545 सीटें ही लोकसभा में रहेंगी और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, हर राज्य की जो विधानसभाएं हैं, जो सीटें हैं जिस विधानसभा में, वो उतनी ही बनी रहेंगी। और इसी में ही कहा गया 42वां संविधान संशोधन में ही कि लोकसभा और विधानसभाओं की कार्यावधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया जाए। यानी 5 से 6 वर्ष कार्यावधि यानी कार्यकाल लोकसभा के सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने की बात इसी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से की गई थी। क्योंकि देखिए भारत में लागू क्या था, राष्ट्रीय आपात लागू था और राष्ट्रीय आपात के दौरान अगर चुनाव करवाया जाता तो समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो कार्यकाल था, इन्होंने सोचा कि इसी कार्यकाल को ही क्यों न बढ़ा दिया जाए। अगर ये कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा तो टाइम से चुनाव करवाना मजबूरी हो जाएगी। तो इसी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं थीं उसका कार्यकाल बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया। चूँकि शुरू में कितना था कार्यकाल, 5 वर्ष था, लेकिन इन्होंने कार्यकाल क्या कर दिया था, 6 वर्ष कर दिया था। इसको याद रखेंगे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया गया था, बढ़ा के 6 वर्ष किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और इसी 1976 में ही कुछ राज्य सूची के ऐसे विषय थे जिनको समवर्ती सूची में रख दिया गया। इसको याद रखेंगे, वन, वन्यजीव, शिक्षा, नाप तौल और जनसंख्या, 5 विषय हैं। इसको ध्यान रखेंगे, 5 विषय कौन कौन से, वन, वन्यजीव, शिक्षा, नाप तौल और जनसंख्या नियंत्रण। ये 5 विषय ऐसे थे जो राज्य सूची में शामिल किए गए थे, लेकिन इसी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसको राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में कर दिया गया। हमने आपको केंद्र राज्य संबंध पढ़ाते समय इस चीज़ का जिक्र किया था, तीनों सूचियों के बारे में डिस्कस किया था। तो राज्य सूची जो होता है इस पे केवल राज्य सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची में जो विषय दिए होते हैं, और समवर्ती सूची जो होता है इस पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। ठीक, तो राज्य सूची में ये 5 विषय थे, वन, वन्यजीव, शिक्षा, नापतौल और जनसंख्या नियंत्रण। और इन 5 विषयों को समवर्ती सूची में लाके जोड़ दिया गया। तो प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो वर्तमान में क्या है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन भारतीय संविधान जब लागू किया गया था, मूल संविधान में शिक्षा क्या था, राज्य सूची का विषय था। इसी प्रकार से नाप तौल, जनसंख्या नियंत्रण, वन, वन्यजीव भी वर्तमान में क्या हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं।
और चूंकि आपातकाल के दौरान ये प्राविधान लागू किया गया था, तो आपातकाल के दौरान लागू होने की वजह से इंदिरा गांधी चूंकि काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई थी और उन्होंने कोरम व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया था। इसी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कोरम व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया था। कोरम व्यवस्था का मतलब होता है कि आवश्यक गणपूर्ति। देखिए, जो भारत का मूल संविधान था उसमें प्राविधान किया गया था कि लोकसभा में अगर 1/10 सदस्य, याद रखेंगे 1/10 सदस्य होंगे, तभी जो कार्यवाही चलेगी लोकसभा में वो वैलिड होगी, वो मान्य होगी। लेकिन इसी व्यवस्था को इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया था कि कोरम की व्यवस्था अब नहीं रहेगी। चाहे जितने भी सदस्य, अगर 10 भी सदस्य, 20 भी सदस्य लोकसभा में उपस्थित होंगे तो भी नियम कानून बनाया जा सकता है, उसमें कोरम का कोई प्राविधान नहीं होगा। और वर्तमान समय में देखेंगे तो कोरम की व्यवस्था अभी भी है, जिसको बाद में बहाल कर दिया जाता है। ठीक, तो ये कोरम व्यवस्था, कोरम का मतलब क्या होता है? आवश्यक गणपूर्ति होनी चाहिए। ये मूल संविधान में प्राविधान था और इसी को इन्होंने समाप्त कर दिया कि आवश्यक गणपूर्ति न होने पे भी कार्यवाही चलेगी, लोकसभा की नियम या कानून बनाए जा सकते हैं, जो बिल होगा वो पेश किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। तो इन्होंने कोरम व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया था। और इसी 42वें संविधान संशोधन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राविधान किया गया था कि राष्ट्रपति जो होगा वो मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, यानी पीएम होते हैं। तो राष्ट्रपति जो होगा वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, मानना उसकी मजबूरी होगी। अगर लोकसभा का जो मंत्रिपरिषद है या मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है यानी प्रधानमंत्री जो होगा, अगर वो राष्ट्रपति को कोई सुझाव देता है, कोई सलाह देता है, या उसका मंत्रिपरिषद कोई सुझाव सलाह देता है, तो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। यानी कोई भी विधेयक ये लोग अगर लाते हैं तो राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करना ही होगा। एक प्रकार से आप देखेंगे तो राष्ट्रपति को जो वीटो पावर दिया गया था उसको समाप्त करने का प्राविधान 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। अभी तक तो प्रश्न नहीं पूछा गया है कि वीटो पावर को समाप्त करने का प्राविधान किस संविधान संशोधन में किया गया था, लेकिन पूछा जा सकता है, जरूर कभी न कभी पूछा जाएगा ये चीज़। तो राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री अगर कोई सलाह मशवरा देते हैं, कोई विधेयक लाते हैं, तो उसको पारित करना पड़ेगा। और भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के माध्यम से वीटो शक्ति दी गई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति दी गई है: पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो ये जो तीनों वीटो का प्राविधान था भारत के राष्ट्रपति के, इन तीनों वीटो को समाप्त करने का प्राविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया था। तो इस प्रकार देखेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ये तो महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, बाकी और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। लेकिन देखेंगे जो अगला लोकसभा चुनाव होता है, जो अगला आम चुनाव होता है, उस आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, और जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तो उस समय पे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 पारित किया जाता है। और ये जो 42वें संविधान संशोधन में प्राविधान कुछ अटपटे से किए गए थे कि कोरम की व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाए, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति छिन गई थी, इस टाइप के जो प्राविधान किए गए थे उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। देखिए, चूंकि ये कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल की स्थिति में इस प्राविधान को लाया था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ तो उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस सरकार के विरोध में ही प्रस्ताव लाया जाएगा और जो अटपटे से प्राविधान थे उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो देखेंगे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से सबसे पहले तो यही राष्ट्रीय आपात जो लागू की थी इंदिरा गांधी अशांति के आधार पे, इसी को ही समाप्त कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि अब राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति जो लागू करता है वो अशांति के आधार पे अब लागू नहीं किया जाएगा। और इसीलिए देखेंगे कि 1975 में पहली और अंतिम बार अशांति के आधार पे राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था। अब
भारत में राष्ट्रीय आपात अशांति के आधार पर कभी लागू नहीं किया जा सकता, चूंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात को लागू करने का प्राविधान ही समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये जो अशांति के आधार पर समाप्त किया गया प्राविधान राष्ट्रीय आपात को लागू करने का, इसके स्थान पे शामिल क्या किया गया कि अगर सैनिक विद्रोह हो जाए, यानी सशस्त्र सैनिक विद्रोह अगर हो जाए तो राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। यानी यही वर्ड को ही डिस्प्लेस कर दिया गया, इसी वर्ड को ही बदल दिया गया। जो अशांति के आधार पे लागू किया जा सकता था राष्ट्रीय आपात, उसको समाप्त करके बल्कि नया प्राविधान क्या जोड़ा गया कि भारत का राष्ट्रपति अशांति के आधार पे नहीं बल्कि सशस्त्र सैनिक विद्रोह होने पे भारत के कुछ क्षेत्रों पे या संपूर्ण देश में राष्ट्रीय आपात को लागू कर सकता है। ठीक, तो अशांति के आधार पे राष्ट्रीय आपात को लागू करने का प्राविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। और अगला क्या किया गया कि संपत्ति का जो अधिकार था, देखिए जो भारत का मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार क्या था? संपत्ति का मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट जो था उसको समाप्त कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और उसको संपत्ति के मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, तो अगर प्रश्न ये पूछता है कि संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार कब बनाया गया, तो क्या बताएंगे? 1978 में बनाया गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया विधिक अधिकार? तो क्या बताएंगे? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। अगर पूछे कि संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो क्या बताएंगे? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। लेकिन देखेंगे ये जब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था तो ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था इसको क्या बनाया गया? विधिक अधिकार, यानी कानूनी अधिकार बनाया गया। लेकिन अभी हाल में ही जनवरी 2020 में संपत्ति का जो ये विधिक अधिकार बनाया गया था, विधिक अधिकार को ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में बताया कि संपत्ति का अधिकार अब क्या होगा? मानवाधिकार होगा, ह्यूमन राइट्स होगा। इसको याद रखेंगे कि अब वर्तमान में विधिक अधिकार नहीं रह गया है, संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार नहीं रह गया, अब क्या है? मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स है संपत्ति का अधिकार। और इसी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की जो अवधि 6 वर्ष बढ़ा के कर दी गई थी उसको पुनः घटा के कितना कर दिया गया? 5 वर्ष, यानी जो पहले से था प्राविधान मूल संविधान में फिर उसी पे ला दिया गया। तो आप देख रहे हैं जो प्राविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मूल संविधान से इधर मूल संविधान से अलग किए गए थे उसी को पुनः बहाल किया जा रहा है, पुनः उसी को लागू किया जा रहा है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष, 1 वर्ष बढ़ाया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पुनः कार्यकाल को घटा दिया गया। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का कार्यकाल पुनः घटा के 5 वर्ष कर दिया गया और वर्तमान में भी कितना है? 5 ही वर्ष है लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल। और ये जो कोरम व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दी गई थी कि चाहे जितने भी सदस्य हों कार्यवाही चलेगी, इस कोरम व्यवस्था को पुनः 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शुरू कर दिया गया, यानी पुनः कोरम व्यवस्था को शामिल कर दिया गया भारतीय संविधान में। यानी वर्तमान समय में लोकसभा की अगर कार्यवाही चलना होगा तो कम से कम लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसमें से 1/10 सदस्यों को उपस्थित होना जरूरी होगा, तभी कार्यवाही चलेगी। ठीक, तभी वो वैलिड मानी जाएगी, कोई कार्यवाही चलेगी तो वैलिड मानी जाएगी। अगर 1/10 सदस्यों से कम सदस्य होंगे लोकसभा में तो कार्यवाही नहीं चलेगी, चूंकि ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इस प्राविधान को पुनः शामिल कर दिया गया, इसीलिए वर्तमान समय में कोरम की व्यवस्था है। और राष्ट्रपति प्रस्ताव को एक बार कैबिनेट के पास वापस भेज सकता है। देखिए यहाँ पे जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, यहाँ पे क्या कहा गया कि राष्ट्रपति जो होगा वो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा, यानी कोई विधेयक लाएगा तो उस पर
को सहमति देना यानी हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। लेकिन 44वें में इसको भी परिवर्तित कर दिया गया, इसको भी बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो अब पहली बार बाध्य नहीं होगा, यानी मंत्रिपरिषद या भारत का प्रधानमंत्री अगर कोई सलाह देता है, कोई विधेयक लाता है, तो भारत का राष्ट्रपति उस विधेयक को, उस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास वापस भेज सकता है एक बार। इसको ध्यान रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारत के राष्ट्रपति को मजबूर कर दिया गया था कि वो हस्ताक्षर करेगा ही करेगा। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, इसमें राष्ट्रपति को थोड़ा सा राहत दी गई कि राष्ट्रपति प्रस्ताव को एक बार कैबिनेट के पास वापस भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को एक बार कैबिनेट के पास भेजता है और कैबिनेट बिना परिवर्तन किए अगर उसी विधेयक को भेजता है, तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना, सहमति देना आवश्यक हो जाएगा। यानी भारत का राष्ट्रपति एक ही बार वापस कैबिनेट को भेज सकता है विधेयक को, लेकिन दोबारा वही विधेयक अपरिवर्तित, बिना परिवर्तन किए भी अगर वापस आ जाता है कैबिनेट के पास से, तो राष्ट्रपति मजबूर होगा, राष्ट्रपति को सहमति देनी होगी। ये किसमें प्राविधान किया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। और क्या प्राविधान इस संविधान संशोधन में जोड़ा गया कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस मौलिक अधिकार में आप देखेंगे अनुच्छेद 20 और 21 का प्राविधान किया गया है। अनुच्छेद 20 और 21 को अनिलंबनीय बनाया गया। अनुच्छेद 20 और 21 को अनिलंबनीय बनाया गया, यानी ये बताया गया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 और 21 है, ये किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जाएगा, किसी भी दशा में समाप्त नहीं किया जा सकता। ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इस प्राविधान को जोड़ा गया। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अनिलंबनीय है, जो समाप्त नहीं किया जा सकता। तो कौन से हैं? अनुच्छेद 20 और 21 हैं जिसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता एट एनी कास्ट। ठीक, और ये अनुच्छेद 20 और 21 को अनिलंबनीय कब बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और देखिए इसमें क्या जोड़ा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होंगे वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, उनकी सुनवाई कर सकता है। चूंकि भारत का जो मूल संविधान था उसमें ये प्राविधान नहीं किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है कि नहीं सुन सकता निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को। लेकिन इसी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ये प्राविधान कर दिया गया कि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसको भारत का सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकता है, उसको सुन सकता है, उस पर निर्णय दे सकता है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके सारे प्राविधानों को, इन 42वें और 44वें संविधान संशोधन को, सभी प्राविधानों को याद रखेंगे। और अगला संविधान संशोधन देखेंगे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। और इस 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये जो 10वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून का मतलब, जैसे अगर कोई कांग्रेस का सदस्य कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और वो जीत जाए तो बाद में वो दल को परिवर्तित कर सकता था, बाद में वो भाजपा में भी शामिल हो सकता था, किसी और भी पार्टी में शामिल हो सकता था। लेकिन ये जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, इसमें ये प्राविधान किया गया कि अब कोई भी दल चुनाव होने से पहले अपना दल परिवर्तित कर सकता है, लेकिन चुनाव में जीतने के बाद वो अपना दल नहीं बदल सकता, दल परिवर्तित नहीं कर सकता। उसी को क्या कहा गया? दल बदल कानून कहा गया। और इस दल बदल कानून का प्राविधान अनुसूची 10 में जोड़ा गया। 10 से दल बदल, 10 से 10। ठीक, याद रखेंगे। अनुसूची 10 में दल बदल कानून का प्राविधान किया गया। और ये अनुसूची 10 कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। ठीक, और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? इसको ध्यान रखेंगे, 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक, मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। और अगला संविधान संशोधन कौन सा है? 56वां संविधान संशोधन। ये 56वां संविधान संशोधन अधिनियम
87 के द्वारा पारित किया गया। 1987 में 56वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को भारत का 25वां राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो अगर पूछा जाए कि भारत का 25वां राज्य कौन बना तो क्या बताएंगे, गोवा बना। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया तो क्या बताएंगे, 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा। ठीक। और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1998 में पारित किया गया और इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से वयस्क मताधिकार का प्राविधान किया गया। यानी भारत का जो मूल संविधान था उसमें प्राविधान किया गया था कि भारत के वो नागरिक जो 21 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं वो निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, यानी वो चुनाव में भाग ले सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं। लेकिन जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया 1998 में, इसमें वोट देने की जो उम्र थी इस उम्र को 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया और वर्तमान समय में जो वोट देने की उम्र है वो कितनी है, 18 वर्ष है। ठीक, इसको याद रखेंगे कि 18 वर्ष वोट देने की उम्र है। यानी वयस्क मताधिकार, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि वयस्क मताधिकार का प्राविधान भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा परिवर्तित किया गया तो क्या बताएंगे, 56वां संविधान 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1998। ठीक। और 69वां संविधान संशोधन यानी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में हुआ। तो देखेंगे इस 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिल्ली को एनसीआर बनाया गया, यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, फुल फॉर्म याद रखेंगे एनसीआर का, नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो ये प्रश्न भी पीसीएस में 1-2 बार पूछा गया है कि दिल्ली को एनसीआर कब बनाया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया तो क्या बताएंगे, 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिल्ली को एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। और 71वां संविधान संशोधन देखेंगे, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। इस 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से देखेंगे 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। और भारत का मूल संविधान पढ़ेंगे तो 8वीं अनुसूची में देखेंगे 14 भाषाएं दी गई थी। 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था। लेकिन जो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया 1992 में, इसी अधिनियम के माध्यम से 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया गया। और इससे पहले 21वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में पारित किया गया था, जिसके माध्यम से 15वीं राजभाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक, सिंधी को कब जोड़ा गया था, 1967 में जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके। उसके बाद 71वां में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। इसके बाद फिर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में पारित किया जाता है। 2003 में पारित किए गए 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। 4 राजभाषाएं, 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो जो एग्जाम में प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है। 2003 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम से पूछा जाता है कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया तो क्या बताएंगे, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो कभी कभी ऑप्शन दे के पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी भाषा 2003 में नहीं जोड़ी गई, तो इसमें से 3 देगा, एक ऐसा देगा जो नहीं जोड़ी गई थी। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसको इसीलिए मैंने इन तीनों भाषाओं से संबंधित संशोधन एक ही जगह लिख दिया, चूँकि आप कंपेयर करके इसको देख सकें, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक, और अगला संविधान संशोधन अधिनियम देखेंगे
तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 में पारित हुआ था। देखिए 92-93 का मतलब यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। 92 इसलिए कहा जाता है कि जो संसद के दो सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन 1992 में ही इस अधिनियम को, इस विधेयक को पारित कर दिए थे। लेकिन जो राष्ट्रपति अंतिम रूप से हस्ताक्षर करते हैं, सहमति देते हैं, वो 1993 में राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। इसीलिए अंतिम रूप से जो पारित होता है ये संविधान संशोधन विधेयक, वो 93 में पारित होता है। इसीलिए कहीं कहीं पे आपको 92 देखने को मिलेगा और कभी कभी 93। ठीक, तो 93 को आप ज़्यादा सटीक मानिएगा, चूँकि लास्ट में अंतिम रूप से संविधान संशोधन ये विधेयक कब पारित हुआ, 93 में। ठीक, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 में जो पारित हुआ, इसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। याद रखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के माध्यम से दिया गया। और इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक प्राविधान किए गए। फिर से सुनेंगे कि भाग 9 में, देखिए कहीं कहीं पे वो गलती से लिखा हुआ, हमने भी देखा कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि भाग 9 जोड़ा गया। देखिए भाग 9 नहीं जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। ठीक, भाग 9 में प्राविधान को जोड़ा गया है। भाग 9 जो था वो 243, भाग 9 जो था उसमें अनुच्छेद 243 का प्राविधान पहले से किया गया था। लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, तो इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, यानी उसको संविधान में शामिल कर दिया गया। तो जब संविधान में शामिल किया गया पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत को, तो वो अनुच्छेद 243 ए, 243 बी, 243 सी ऐसे करके 243 ओ तक प्राविधान बनाए गए और उन सभी प्राविधानों को अनुच्छेद 243 के बाद जोड़ दिया गया, यानी भारतीय संविधान के भाग 9 में जोड़ दिया गया। ठीक, तो ये देखेंगे 243 ए से 243 ओ तक 15 अनुच्छेद ये हो जाता है, और पहले ही मूल संविधान में ही अनुच्छेद 243 का प्राविधान था, एक अनुच्छेद ये हो जाता है। तो इसीलिए देखेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 9 है इसमें कुल 16 अनुच्छेद हो जाते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि ये 15 ही अनुच्छेद है, लेकिन ये कितना है, 16 अनुच्छेद हो जाते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछता है कि 9वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं, तो क्या बताएंगे, 16 अनुच्छेद हैं। और इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय, 29 विषय। ये भी पीसीएस में पूछा गया है कि कितने विषय पंचायतों को दिए गए हैं, तो क्या बताएंगे, 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें 3 चीज़ें याद रखेंगे, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक जोड़ा गया, और पंचायतों को 29 विषय दिए गए। ठीक, इसको याद रखेंगे। और इसके बाद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में ही पारित होता है। 73वां संविधान संशोधन जब पारित किया गया 1993 में ही इसके 2 महीने बाद ही 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ही पारित कर दिया गया 1993 में ही। तो 1993 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, और इस 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। याद रखेंगे, 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से। और नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद, इन सबको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यहाँ पे 73वां में क्या दिया गया, पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से नगर पालिका या नगर निगम या इसी को नगर परिषद कहें, इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और यहाँ पे भारतीय संविधान का जो भाग 9A के रूप में जोड़ा गया। यहाँ पे देखिए भाग 9 पहले से था, तो भाग 9 में ही प्राविधानों को पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जोड़ दिया गया। लेकिन जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया,
इस 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ दिया गया, भाग 9A। तो अगर कभी पूछे कि भाग 9A भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया तो क्या बताएंगे, 1993 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। और जो नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद का प्राविधान भारतीय संविधान के भाग 9A में, इसी को 9 का भी कहा जाता है, तो जो जोड़ा गया वो अनुच्छेद 243P से 243ZG तक इसका प्राविधान किया गया है। ठीक, नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद से संबंधित प्राविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक किया गया है। और नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद को, नगर पालिका को कितने विषय दिए गए हैं, 18 विषय दिए गए हैं। विषय जरूर याद रखेंगे कि पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं और नगर पालिका या नगर निगम को 18 विषय दिए गए हैं। ठीक, तो ये तो था 74वां संविधान संशोधन, इसको याद रखेंगे। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, नगर पालिका नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भाग 9 जोड़ा गया और नगर पालिका या नगर निगम को 18 विषय दिए गए। ठीक, जिसपे यह विधि या नियम या कानून बना सकते हैं। और 84वां संविधान संशोधन अधिनियम देखेंगे। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में पारित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा तथा विधानसभाओं में सीटों को 2026 तक अपरिवर्तित किया गया, कि इसमें ये प्राविधान किया गया कि सन 2026 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जितनी भी सीटें हैं तत्कालीन स्थिति में, वर्तमान में उतनी ही सीटें वर्ष 2026 तक बना रहेगा। तो वर्तमान में क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो सीटें कितनी हैं लोकसभा में, 545 है। तो ये कब तक 545 रहेंगी, 2026 तक। तो ये प्रश्न अभी पूछा भी गया है कि आगामी किस वर्ष तक लोकसभा की सीटों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो क्या बताएंगे, 2026 तक 545 सीटें बनी रहेंगी। ठीक, इसको याद रखेंगे। और अगला संविधान संशोधन देखेंगे, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002। सन 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है, इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा जाता है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 21A। ठीक, इस अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पाना उनका मौलिक अधिकार है। याद रखेंगे, वर्ड जो है मौलिक अधिकार। ठीक, ये क्या है, मौलिक अधिकार। 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा पाना, निःशुल्क शिक्षा पाना, ये क्या है, मौलिक अधिकार है बच्चों का। इसको मौलिक अधिकार कब बनाया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। तो 2002 में ये प्राविधान किया गया। लेकिन अगर 2002 से पहले का पूछता है तो मूल संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 45 है। तो अनुच्छेद 45 में कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना, निःशुल्क शिक्षा देना, ये राज्य का कर्तव्य था। ठीक, 45 में। लेकिन जब ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 में पारित किया गया और इस प्राविधान को, जो अनुच्छेद 45 में किया गया था प्राविधान, उस प्राविधान को जब मौलिक अधिकार बना दिया गया 21A के तहत, तो एक ही चीज़ को 2 अनुच्छेदों में रखना तो ठीक है नहीं। तो जो 45 अनुच्छेद 45 था, इसमें कह दिया गया कि 0 से लेके 5 वर्ष तक, ठीक, 0 से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना ये राज्य का कर्तव्य है। चूंकि जो अनुच्छेद 45 में प्राविधान था उसको क्या बना दिया गया, अनुच्छेद 21 में उसको ले आके जोड़ दिया गया, यानी मौलिक अधिकार उसको बना दिया गया। तो अनुच्छेद 45 तो खाली हो गया ना, तो इसके स्थान पे क्या कर दिया गया कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाना
यानी उनको शिक्षा उपलब्ध कराना ये राज्य का कर्तव्य बता दिया गया। ठीक, तो अगर मौलिक अधिकार पूछता है कि ये मौलिक अधिकार है बच्चों का शिक्षा प्राप्त करना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में है। और अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। और इसी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A में एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ दिया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। इसके पहले आपने देखा कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य पहली बार जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यानी भाग 4A जोड़ा गया था। चाहे भाग 4A कहें चाहे अनुच्छेद 51A कहें, चूंकि भाग 4A में ही अनुच्छेद 51A है, और चाहे ये कहें कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर अगला मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, ये 2002 में जोड़ दिया गया। तो जो प्रश्न पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो क्या बताएंगे? सन 2002 में। और पूछा जाए कि अनुच्छेद 51A में परिवर्तन किया गया, तो क्या बताएंगे? सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। और देखेंगे कि ये 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था जिसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य ये जोड़ा गया कि बच्चों के माता पिता या उनके अभिभावक, जो भी अभिभावक हों, अगर माता पिता हैं तो, या अगर और कोई अभिभावक है तो, ये उनका कर्तव्य है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें, विद्यालय भेजें। ठीक, तो माता पिता या उनके अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, स्कूल भेजें। ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कब? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे कुछ और हैं संविधान संशोधन, उसको देखते हैं। आइए अगला संविधान संशोधन अधिनियम देखें। अगला संविधान संशोधन अधिनियम है 1991वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 2003 में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम में दलबदल कानून यानी अनुसूची 10 में परिवर्तन किया गया। दलबदल कानून में परिवर्तन किया गया, कुछ प्राविधानों को जोड़ा गया इसमें। ठीक, और 1951 के इसी संशोधन अधिनियम में जो 2003 में किया गया, इसी में कहा गया कि किसी निम्न सदन में उस सदन का 15 सदस्य ही मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। कोई भी निम्न सदन हो, चाहे लोकसभा, जैसे केंद्र में संसद में अगर बात करें, संसद में निम्न सदन कौन है? लोकसभा। उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। राज्यों की विधानमंडल की बात करें तो विधान सभा और विधान परिषद है। विधानसभा क्या है? निम्न सदन। यानी चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे ये निर्धारित कर दिया गया 2003 में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से। ये बताया गया कि लोकसभा में या राज्यों के विधानसभा में कुल जितने सदस्य होंगे उन कुल सदस्यों का 15% ही अधिकतम सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ राज्यों में कहा गया कि राज्यों की जो निम्न सदन होगी, यानी विधानसभा जो होगी राज्यों की, उसमें न्यूनतम 12% सदस्य होना आवश्यक होगा। विधान परिषद में, मंत्रिपरिषद में न्यूनतम 12% सदस्य होना चाहिए विधान परिषद के कुल सदस्यों का। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से दल बदल कानून में परिवर्तन किया गया और ये बताया गया कि निम्न सदन, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उस निम्न सदन में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन राज्यों की जो निम्न सदन है उसमें न्यूनतम कितनी होती है? वो 12% से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, और अगला संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन देखेंगे। ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में पारित किया गया और 2015 में पारित किए गए इस 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत बांग्लादेश भूमि स्थानांतरण का प्राविधान किया गया। यानी भूमि स्थानांतरण का मतलब
कुछ क्षेत्र, कुछ गांव ऐसे थे जिनको बांग्लादेश ने भारत सरकार को दिया और भारत सरकार ने कुछ क्षेत्र को बांग्लादेश को दिया, यानी भूमि का आदान प्रदान किया गया, स्थानांतरण किया गया। वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से ये बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि का आदान प्रदान हुआ, भूमि स्थानांतरण हुआ। ठीक। और अगला संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में पारित किया गया, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2016 में पारित किया गया। और 2016 में पारित किए गए इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जीएसटी के प्राविधान को लागू किया गया, जीएसटी का प्राविधान किया गया। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित प्राविधान संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? संविधान संशोधन 101वां, जो 2016 में पारित किया गया। तो 2016 में पारित किए गए संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी का प्राविधान किया गया, यानी जीएसटी से संबंधित है। 2016 में किया गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। और जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 से इस संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी 2016 में जो संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी का प्राविधान पारित किया गया, वो 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। तो चाहे पूछे कि जीएसटी कब से लागू किया गया, तो बताएंगे 1 जुलाई 2017 से। अगर ये पूछे कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से लागू किया गया, तो क्या बताएंगे? 1 जुलाई 2017 से। जब से ये प्राविधान लागू किया गया तभी से ये संविधान संशोधन लागू किया गया। ठीक। और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में पारित किया गया। अगला संविधान संशोधन कौन सा है? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में पारित किया गया। और इस 102वें यानी 102 जो है, इस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी के लिए एक आयोग के गठन किए जाने का प्राविधान अनुच्छेद 240 में किया गया था। ठीक। अनुच्छेद 240 में भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि वो ओबीसी जातियों के संबंध में एक ओबीसी आयोग का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 240 के तहत भारत का राष्ट्रपति अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है, यानी ओबीसी से संबंधित आयोग का गठन कर सकता है। लेकिन ये संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए, संवैधानिक दर्जा का मतलब जो आयोग गठित किया गया था उस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ना कि उस प्राविधान को। प्राविधान तो पहले ही अनुच्छेद 240 में किया गया था ना, कि राष्ट्रपति एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगा और 10 वर्षों के भीतर ही पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर देगा। तो प्राविधान तो गठन करने का था, लेकिन जिस आयोग का राष्ट्रपति ने गठन किया उस आयोग को ही संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, यानी वो जो आयोग है उस आयोग को संविधान में शामिल कर दिया गया, जिसको अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति जिस आयोग को गठित किया गया था उस आयोग को ही संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक। यानी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से दिया गया। और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में पारित किया जाता है। 2019 में पारित किए गए 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से EWS, यानी EWS का मतलब इकोनॉमिक वीकर्ड सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर्ड सेक्शन से है, यानी जो आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही निर्धन हैं, बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हैं, उनके लिए, यानी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में पारित किया गया, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल लोगों को 10% आरक्षण का प्राविधान किया गया। इसी को EWS भी कहा जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक। और इसी में ये जो आरक्षण दिया गया, देखिए आरक्षण का जो प्राविधान है किसमें है? अनुच्छेद 15 में किया गया है। तो अगर ये पूछे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन कब किया गया, तो क्या बताएंगे? 2019 में किया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया। 15 में संशोधन का मतलब, चूंकि आरक्षण से संबंधित प्राविधान 15 में थे, तो आरक्षण से संबंधित प्राविधान में संशोधन कर दिया गया। तो
हो गया ना कि 15 में संशोधन हो गया। और अंतिम संविधान संशोधन कौन सा है? 104वां संविधान संशोधन। ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में पारित किया गया और 2020 में पारित किए गए इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण, यानी कि लोकसभा में SC और ST के लिए कुछ सीटें निर्धारित की गई थी। अब कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यानी भारतीय संविधान का भाग 16 पढ़ेंगे तो उसमें हमने डिटेल से बताया है इस प्राविधान के बारे में कि SC/ST को कितनी सीटें दी गई हैं किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद आप 330 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 330 में SC और ST के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित प्राविधान किया गया अनुच्छेद 330 में। तो वही जो प्राविधान अनुच्छेद 330 में किया गया था आरक्षण का, उसी आरक्षण को आगामी 10 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। और ये कब बढ़ाया गया? सन 2020 में। 20 में बढ़ाया गया 10 वर्षों के लिए, यानी आगामी 2030 तक के लिए इस प्राविधान को बढ़ा दिया गया। और इसको लागू कब से किया गया? ये जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 था, तो ये 26 जनवरी सन 2020 को लागू कर दिया गया। तो देखेंगे अभी तक जो भारतीय संविधान में संशोधन किए गए हैं मुख्य रूप से 104 संविधान संशोधन ही हुए हैं। इसके अलावा जो प्रस्तावित हैं जैसे 124 आप पढ़ेंगे, इसी प्रकार से मतलब ढेर सारे संविधान संशोधन के लिए प्रस्तावित हैं, वो विधेयक हैं, वो अधिनियम नहीं हैं। जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा, जब वो पास हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अनुमति दे देगा तब क्या हो जाएगा, वो अधिनियम हो जाएगा। देखिए ये कन्फ्यूजन मत पालिएगा कि ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि 123वां संविधान संशोधन। ठीक, तो ऐसा नहीं है। ये जो 123वां संविधान संशोधन आप समझ रहे हैं, ये 123वां संविधान संशोधन नहीं है, बल्कि 123वां संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक, क्या है? विधेयक है, इसको ध्यान रखेंगे, विधेयक। ठीक, विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है। अधिनियम कब बनेगा? जब इसको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब अधिनियम बन जाता है, नियम या कानून बन जाता है। तो कहीं कहीं पे बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो ये संवैधानिक दर्जा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की जा रही है, ये कौन सा संविधान संशोधन है? 123वां। तो ऐसा नहीं है, 123वां ये प्रस्ताव है, विधेयक लाया गया है 123वां। लेकिन जो संविधान में संशोधन किया गया वास्तव में वो कौन सा संविधान संशोधन था? 2018 में 102वां संविधान संशोधन था। ये क्या था? 123वां विधेयक है ये। ठीक, तो कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होंगे कि 123वां संविधान संशोधन नहीं है। ठीक, तो ये तो थे सभी महत्वपूर्ण संशोधन भारतीय संविधान के। आई होप कि इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने चाहिए आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है या किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, फिर उस पर वीडियो बनाई जाएगी। ठीक, तो आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।